गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स। आप सभी का स्वागत है द चैंपियंस एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हम पढ़ रहे हैं पॉलिटी का जो है क्लास नंबर जो है मौलिक अधिकार पढ़ेंगे, जिसमें हमारा क्लास होगा पहला। आज हम मौलिक अधिकार के बारे में आपसे डिस्कशन करने वाले हैं, तो इसको ध्यान से पढ़ेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे डिटेल में। तो ये थोड़ा मौलिक अधिकार का चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है, तो इसमें एक दिन में नहीं तो 2 दिन में हम क्या करेंगे, ख़त्म करने का प्रयास ज़रूर करेंगे। तो आप इस चीज़ को विशेष ध्यान देंगे, ठीक है। यदि आज ख़त्म नहीं हो पाता है तो हम इसको 2 दिन में ज़रूर कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। मौलिक अधिकार को हम बिल्कुल डिटेल में पढ़ने वाले हैं। मैं आपको बता दूं कि यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लेंगे, ताकि आपको अगली क्लास का क्या है नोटिफिकेशन जो है, और सब्जेक्टों का जितने क्लासेस होते हैं उनके सभी का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर मिल जाया करेगा, ठीक है। तो आपको सबसे पहले ये बता दूं कि जो हमारा क्लास था, कल जो हम क्लास लिए हुए थे, उसका क्या है, थोड़ा सा हमारा नागरिकता वाला बच गया रहा। उसको थोड़ा सा हम क्या करेंगे, यहाँ देखेंगे, उसके बाद हम अपना चैप्टर मौलिक अधिकार क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। तो चलिए हम अपना चैप्टर क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं क्लास को। और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर किया करें। आप जितने भी लोग देखते हैं सभी को दोस्तों के साथ ज़रूर अपने शेयर करने की आवश्यकता है। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके क्लास को शेयर किया करें। ये मौलिक अधिकार ऐसा चीज़ है जिसको सभी को जानना बहुत ज़रूरी होता है, जिसको मैं आपको बेसिक से डिटेल में बताने वाला हूँ। एकदम आपको ऐसे समझाऊंगा कि बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक है दोस्त। तो चलते हैं, हम अपने क्लास की ओर बढ़ते हैं, ज़्यादा टाइम हम वेस्ट नहीं करेंगे। चलिए, हमने क्या पढ़ा था, नागरिकता अधिनियम को थोड़ा सा पढ़ना रह गया था, जिसको हम क्या करते हैं, आज आज इसको हम पढ़ लेते हैं। तो नागरिकता अधिनियम किसके बारे में पढ़ेंगे हम, तो नागरिकता अधिनियम नागरिकता अधिनियम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, तो नागरिकता अधिनियम। नागरिकता अधिनियम कौन सा, 1955। नागरिकता अधिनियम कौन सा पढ़ने वाले हैं, तो नागरिकता अधिनियम 1955। इसमें जो है भारतीय संसद को अनुच्छेद 11 के अंतर्गत क्या किया गया है, नागरिकता के संबंध में विधि निर्माण का अधिकार दिया गया है। मैंने आपको बताया था कि संसद को अनुच्छेद 11 के अनुसार किसमें, नागरिकता में के संबंध में विधि निर्माण करके, विधि निर्माण करने का क्या दिया गया है, अधिकार दिया गया है। इसी के अंतर्गत 1955 में नागरिकता अधिनियम पारित किया गया था। इस अधिनियम को अब तक कितने बार, 8 बार संशोधित किया जा चुका है। कितने बार संशोधित किया जा चुका है, तो 8 बार संशोधित किया जा चुका है। कब कब, 1957, 1960। यहाँ पे मैं आपको बता दूं, पे लिख देता हूँ तो आपको ज़्यादा अच्छा डिटेल में क्लियर रहेगा। भारतीय संसद को, जो हमारे संसद हैं भारत के, संसद को किसके द्वारा, अनुच्छेद 11, अनुच्छेद किसके, 11 के द्वारा क्या दिया गया है, तो अनुच्छेद 11 के द्वारा क्या दिया गया है, नागरिकता के संबंध में, नागरिकता के संबंध में, नागरिकता के संबंध में क्या दिया गया है, नागरिकता के संबंध में विधि निर्माण करने की शक्ति दी गई है। विधि निर्माण करने की, विधि निर्माण करने की, विधि निर्माण करने का अधिकार दिया गया है। विधि निर्माण करने का क्या दिया गया है, अधिकार दिया गया है। इतनी बातें आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं इसमें क्या दिया गया है। तो इसमें विधि निर्माण करने का, संसद को अनुच्छेद 11 के तहत नागरिकता के संबंध में क्या दिया गया है,
विधि निर्माण करने का अधिकार दिया गया है। इसी के अंतर्गत जो है वर्ष 1955 में क्या पारित किया गया था, तो ये जो है इसी के अंतर्गत जो है 1955 में नागरिकता अधिनियम पारित किया गया था, जो कि अनुच्छेद 11 के अनुसार, किसके अनुसार किया गया था, अनुच्छेद 11 के अनुसार क्या किया गया था, जो शक्ति प्राप्त है, तो इसी के उसमें क्या किया गया था, नागरिकता अधिनियम 1955 पारित किया गया था। जो ये अधिनियम है ना, नागरिकता अधिनियम है क्या, नागरिकता अधिनियम, नागरिकता अधिनियम, अधिनियम 1955 जो है इसको कितने बार किया गया है, इसको कितने बार संशोधित किया गया है, तो इसको 8 बार, कितने बार, 8 बार संशोधित किया गया है। कितने बार, 8 बार, 8 बार क्या किया गया है, संशोधित किया गया है। इसको कितने बार संशोधित किया गया है, तो आपको ध्यान रखना है, ये जो नागरिकता अधिनियम 1955 था इसको 8 बार संशोधित किया गया है। जिसमें कौन कौन से थे, मैं यहाँ पे आपको लिखवा देता हूँ कौन कौन से थे भाई, तो इसको आपको ध्यान रखना है। इसमें जो है 1957 में एक बार किया गया था, फिर इसके बाद किया गया था 1960 में, 1960 में, 1960 के बाद किया गया था 1900 किस में, 1986 में। कब, 1986 में, 1986 के बाद 1992 में किया गया था। 1992 के बाद डायरेक्ट कब किया गया था, तो 2003 में। 2003 के बाद 2005 में किया गया था, 2005 में किया गया था, 2005 के बाद किया गया था 2015। ये 8 बार टोटल, कितने, 8 बार क्या किया गया, संशोधित किया गया है। संशोधित क्या किया गया है, 8 बार इसको नागरिकता अधिनियम को संशोधित किया गया है। ठीक है, इसमें जो है जो कि कौन कौन से थे, तो मैं बता दूं आपको। जिसमें जो संशोधित किया गया था, तो क्यों किया गया था, इस ये जो 8 बार संशोधित किया गया ना, तो इसमें क्या निकल के आया था निष्कर्ष, की भारतीय नागरिकता प्राप्ति के 5 प्रकार होंगे। इससे निष्कर्ष क्या निकला था संशोधित करने के बाद, तो इसमें ये बताया गया था कि भारतीय नागरिकता प्राप्ति के कितने, भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के जो है तरीके बताए गए थे कि कितने प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं भारतीय नागरिकता प्राप्ति के प्रकार। भारतीय नागरिकता प्राप्ति के प्रकार, कि आप किस किस प्रकार से भारतीय नागरिकता को प्राप्त कर सकते हैं, भारत का नागरिक बन सकते हैं। यदि आप बाहर से हैं तो कैसे आप नागरिक हैं भारत के, ये चीज़, यदि आप बाहर से हैं या भारत से हैं तो आप किस प्रकार से भारत के नागरिक हैं, इस चीज़ को यहाँ पे बताया गया है। तो चलिए वो 5 प्रकार कौन से हैं इसको हम देखते हैं। पहला हम देख लेते हैं, पहला जो हमें बताया गया है, ठीक है, तो जो पहले बताया गया है हमारा, जन्म से। कैसे, जन्म से, यदि आप जन्म से भारत में हैं तो आप भारत के नागरिक कहलाएंगे। कैसे, जन्म से, जन्म से, ये हो गया पहला। दूसरा आपका हो जाएगा क्या, दूसरा हो जाएगा वंशाधिकार द्वारा। कैसे, वंशाधिकार द्वारा, वंशाधिकार द्वारा। वंशाधिकार द्वारा। तीसरा, तीसरा आपको बता दूं, तीसरा पंजीकरण द्वारा। पंजीकरण द्वारा। चौथा मैं आपको बता दूं, तो चौथा देशीयकरण द्वारा। देशीकरण द्वारा। फिर आता है पांचवा, पांचवा क्या आता है आपका,
विदेशी विदेशी भूमि भूमि के विदेशी भूमि के अर्जन द्वारा। ये 5 प्रकार हैं जो इनके अनुसार से आप क्या कर सकते हैं, तो इनके अनुसार से आप नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं भारत के। ठीक है, तो जन्म से इसका मैं यहीं पे बता दूं कि नेक्स्ट स्लाइड ले लेता हूं। चलिए यहीं से अपन स्टार्ट करते हैं। यहाँ से पहला हम देख लेते हैं किसको, तो पहला देख लेंगे हम जन्म से। क्या? जन्म से नागरिकता। जन्म से नागरिकता, इस विषय में हम थोड़ा चर्चा कर लेते हैं कि जन्म से कैसे नागरिकता मिलती है। तो इसमें क्या होगा, भारत में जन्म से 26 जनवरी 1950 के बाद, मतलब जन्म से 26 जनवरी 1950 के बाद एवं माता पिता में से कोई भी भारतीय नागरिक होना चाहिए। इसका मतलब आपको समझ में आया कि इसका मतलब ये है कि 1950 के बाद यदि वो भारत में जन्मा है तो वो क्या कहलाएगा, भारत का नागरिक कहलाएगा। और यदि उनके माता पिता में से कोई भी भारत में जन्मा है या फिर भारत का नागरिक है और उनके बच्चे जो है जन्मे हैं यहाँ पे, तो वो क्या कहलाएंगे, वो भारत के नागरिक कहलाएंगे। ये तो सभी को पता ही होगा। ठीक है, यहाँ मैं लिखवा देता हूँ, भारत में जो जन्मा है, जो भी व्यक्ति भारत में जन्मा है, भारत में जन्मा है 1950 के बाद। कब? 26 जनवरी 1950 के बाद। 26 जनवरी 1950 के बाद जो भी जन्मा है, जो भी जन्मा है, ठीक है, जो भी व्यक्ति भारत में जन्मा है 1950 के बाद, ठीक है, तथा उनके माता या पिता में से कोई एक भारत का नागरिक हो। इतनी बातें आपको समझ में आ गया होगा। तो वो क्या कहलाएगा, भारत का नागरिक कहलाएगा। किसके थ्रू? तो ये जन्म से। आपको ये चीज समझ में आ गया। दूसरा, वंशाधिकार। किसका? वंशाधिकार। वंशाधिकार का मतलब क्या है, इसको हम कह सकते हैं वंश से नागरिकता। वंश से नागरिकता, वंश से नागरिकता मतलब वंशाधिकार से। ठीक है, वंशाधिकार द्वारा भारत के बाहर किसी अन्य देश में 26 जनवरी 1950 ईस्वी को या उसके बाद जन्म लेने वाला व्यक्ति भारत का नागरिक हो सकता है। ठीक है, यदि उसके जन्म के समय उसके माता या पिता में से कोई भी एक भारत का नागरिक होगा। आपको समझ में आया? वंशानुगत का मतलब क्या होता है, चाहे उसका लड़का कहीं भी जन्मे, भारत या भारत से बाहर कहीं भी जन्मेगा, लेकिन यदि माता या पिता में से कोई एक भारत का नागरिक है तो वो भारत का नागरिक हो सकता है। क्या आपको इतनी बात समझ में आई? आपको बात समझ में आ गया होगा। माता की नागरिकता के आधार पर विदेश में जन्म व्यक्ति को नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा किया गया था। यदि मम्मी भारत की नागरिक हैं, ठीक है, मम्मी जो माता है वो भारत की नागरिकता है उनके पास, लेकिन जो है बच्चा जन्मा है विदेश में, तो उस व्यक्ति को नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान किसके द्वारा किया गया था, तो नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992 जो मैं आपको बताया था, इसमें क्या किया गया था,
कि उस अधिकार से क्या होगा, वह व्यक्ति भारत का नागरिक होगा। आपको बात समझ में आई होगी। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। भारत के बाहर, यहाँ लिख देता हूँ, भारत के बाहर, भारत के बाहर किसी अन्य देश में, किसी अन्य देश में 26 जनवरी 1950 के बाद, कब? 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद, को या उसके उसके बाद जन्म लेने वाला व्यक्ति जो है, जन्म लेने वाला व्यक्ति भारत का क्या हो सकता है? भारत का नागरिक, भारत का नागरिक हो सकता है। भारत का क्या हो जाएगा? नागरिक हो सकता है। ठीक है। यदि उसके जन्म के समय, यदि उसके जन्म के समय उसके माता, पिता माता या पिता में से कोई भी, भारत का क्या हो? भारत का नागरिक हो। माता या पिता में से कोई भी क्या हो? भारत का नागरिक हो। तो क्या हो जाएगा? भारत का नागरिक हो सकता है। ये तो पहली पॉइंट हो गई। दूसरी पॉइंट मैं आपको बता दूं। दूसरी पॉइंट यह है कि माता की नागरिकता के आधार पर, किसके? माता के नागरिकता के आधार पर विदेश में जन्म व्यक्ति को नागरिकता, विदेश में जन्म व्यक्ति को नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान जो है, नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान किसमें दिया गया है? तो नागरिकता संशोधन अधिनियम, कौन सा? 1992। नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा क्या किया गया है? इसको नागरिकता देने का, अधिकार। यदि माता का नागरिकता है, माता के आधार पर देना है, तो माता का जो नागरिकता है वो भारत का है, तो उसके आधार पर विदेश में जन्मा जो व्यक्ति होगा उसके नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान किसमें है? तो नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा क्या कर दिया गया है? इसको संशोधित कर दिया गया है कि वो नागरिक हो सकता है। चलिए अगला देखते हैं। हमारा तीसरा पॉइंट आता है। पॉइंट तीसरा क्या होगा आपका? तो पंजीकरण द्वारा नागरिकता। कैसे? पंजीकरण द्वारा नागरिकता। पंजीकरण द्वारा नागरिकता, पंजीकरण द्वारा नागरिकता, इसको देख लेते हैं। तो पंजीकरण द्वारा नागरिकता कैसे मिलेगा? तो मैं आपको समझा पाऊँ अच्छे से। पंजीकरण, ऐसा व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं है, वह निम्नलिखित शर्तों में से, वह कुछ शर्तों में से क्या करेगा? किसी एक में से संबंधित होने के कारण क्या करेगा? भारत का नागरिक बन सकता है। जैसे भारत में जन्म लेने वाला कोई व्यक्ति यदि भारत के
नागरिक के रूप में पंजीकृत होना चाहता है तो उसे भारत में लगातार 7 वर्षों तक रहने का प्रमाण प्रस्तुत करना पड़ेगा, तब वो क्या हो जाएगा, वो भारत का नागरिक हो जाएगा। ये नागरिक संशोधन अधिनियम 1986 के द्वारा किया गया था। ठीक है, इससे पहले क्या क्या था, इससे पहले यदि भारत में 6 महीने रह लेता है तो उसको नागरिकता मिल जाएगी, लेकिन जब 1986 का नागरिकता संशोधन अधिनियम हुआ, कब का, 1986 का, जब हमारा नागरिकता संशोधन अधिनियम हुआ तो इसके द्वारा का क्या कर दिया गया कि वह व्यक्ति जब 7 साल का हो जाएगा, 7 साल रह जाएगा, जब जाके वो क्या भारत का नागरिक कहलाएगा। इससे पहले क्या था, इससे पहले 6 माह था। इससे जब 1986 का नागरिकता संशोधन अधिनियम नहीं हुआ था तो इससे पहले 6 माह यदि रह लेता है वह व्यक्ति तो उसको क्या कर दिया जाता था, उसको भारत का पंजीकृत करके क्या भारत का नागरिक बना दिया जाता था। लेकिन जब से नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986 हुआ है तब से इसके बाद 7 वर्ष यदि वो भारत में रह लेता है, इसके बाद ही उसको क्या किया जाएगा, नागरिकता के लिए पंजीकृत किया जाएगा भारत के नागरिकता के लिए। तो बताइए, इससे आपको पंजीकरण द्वारा जो है आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, और ये जो 7 वर्ष रहेगा ना, इसको इसको इससे इसको क्या करना पड़ेगा, प्रमाण प्रस्तुत करना पड़ेगा कि ये 7 वर्ष भारत में रहा है लगातार। ये कैसे, लगातार, ऐसा नहीं कि लगे रहे कुछ दिन भाग गए, ऐसा नहीं, 7 वर्ष लगातार रहने का उसको प्रमाण देना पड़ेगा, जब जाके उसको क्या किया जाएगा, पंजीकृत किया जाएगा भारत के नागरिकता के लिए। अब आता है चौथा पॉइंट हमारा, चौथा पॉइंट आता है देशीयकरण। चौथा पॉइंट क्या आता है, देशीयकरण। देशीकरण, देशीकरण को देख लेते हैं। तो देशीकरण द्वारा नागरिकता कैसे मिलता है, तो देशीकरण द्वारा किसी यदि विदेशी नागरिक द्वारा भारत सरकार को आवेदन करके भारतीय नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। इसके मैं शर्त बता दूं आपको, इसमें कुछ शर्त होते हैं, जैसे कि वह व्यक्ति जिस देश का नागरिक है उसकी नागरिकता त्याग दे। ठीक है, मान लीजिए वो किसी देश का है, जैसे अमेरिका का है, जापान का है, कहीं कई कोई सभी देश का है, यदि वहां का नागरिकता त्याग देता है तो अपने भारत में क्या नागरिकता उसको मिल सकता है। या फिर वह उस देश का नागरिक होना चाहिए जहां वह देशीकरण द्वारा भारतीय नागरिकों को नागरिकता लेने से रोका जाता हो। ठीक है, तब तब भी इसको देशीकरण के द्वारा क्या नागरिकता मिल जाएगी। देशीकरण के आवेदन के तत्काल पूर्व कम से कम 1 वर्ष तक भारत में रहा हो। ठीक है, इस जैसे जिस समय पर वो देशीकरण के लिए आवेदन करता है उसके पहले वह एक एक वर्ष तक क्या रहा हो, भारत में रहा हो, तो उसको देशीकरण के द्वारा क्या कर दिया जाएगा, भारत का नागरिक बना दिया जाएगा। ठीक है, इसमें ये जो देशीकरण होता है, देशीकरण होता है, मैं इसको आपको अपने देसी भाषा में बताऊं तो जो देशीकरण होता है तो विदेशी नागरिकों को क्या करना पड़ता है, देशीकरण का फॉर्म भरना पड़ता है, देशीकरण का आवेदन करना पड़ता है। ये कब कर सकता है, जब वह 1 वर्ष तक ये जब अप्लाई करेगा, इससे पहले वह 1 वर्ष तक क्या कर रहा हो, भारत में रह चुका हो, भारत में रह चुका हो। ठीक है, भारत में रह चुका हो, तभी ये क्या कर पाएगा, दे, देशीकरण के लिए अप्लाई कर पाएगा। जब ये 1 वर्ष तक रह लिया हो, देशीकरण के लिए अप्लाई करेगा। और दूसरी चीज कि जो पहले जिस देश में वो पहले रहता रहा होगा उस देश का क्या कर दिया हो, नागरिकता हटा दिया हो, नागरिकता अपना कैंसिल कर दिया होगा। जिस देश में रहता होगा उस देश का नागरिकता उसने कैंसिल कर दिया, त्याग दिया, इसके बाद ही क्या कर पाएगा, भारत के देशीकरण का जो है आवेदन कर पाएगा। और आवेदन का कब कर पाएगा, जब वह 1 वर्ष भारत में रह चुका होगा, यहाँ का नागरिकता खत्म करने के बाद भारत में 1 वर्ष रह चुका होगा, इसके बाद देशीकरण का वो क्या करेगा, आवेदन करेगा, इसके बाद से जो है वो भारत का नागरिक कहलाएगा। बताइए, आपको देशीकरण वाला शब्द भी आपको समझ में आ गया होगा। पांचवा जो है पॉइंट क्या है, पांचवा पांचवा जो आता है आपका, पांचवा आता है विदेशी भूमि के अर्जन द्वारा, किसके, राज्य क्षेत्र के अर्जन। विदेशी भूमि के अर्जन मतलब क्या होता है,
राज्य क्षेत्र के अर्जन द्वारा, राज्य क्षेत्र के अर्जन द्वारा। जैसे हमारा कोई सा भी देश से क्या चल रहा हो, कि राज्य क्षेत्र, जैसे हमारा भारत चीन के साथ चल रहा था, जमीन का कुछ विवाद चल रहा था ना, वो जो जैसे जहाँ का हम कुछ भाग किसका ले लेते हैं, मान लीजिए ये इंडिया है, यहाँ पे ये चीन है, यहाँ का कुछ भाग हम क्या कर लेंगे, अपने भारत में अर्जित कर लेंगे, तो यहाँ के जो लोग हैं वो क्या कहलाएंगे, भारत के नागरिक कहलाने लग जाएंगे। इसके कुछ नियम है जिसको मैं आपको बता देता हूँ। यदि कोई नया राज्य क्षेत्र भारत में सम्मिलित होता है तो वह संसद द्वारा निर्धारित करती है कि व्यक्ति को किस प्रकार से नागरिकता प्रदान की जाए, ये हमारे यहाँ के संसद डिसाइड करेंगे, ठीक है। जैसे सिक्किम को अपने भारत में क्या किया गया था, जो यहाँ पे आप ऐसे, जो भारत है हमारा इंडिया ऐसे करके ऐसे बना है, तो इधर के उसमें ऐसे, ये यहाँ पे नेपाल है, यहाँ पे भूटान है, यहाँ पे सिक्किम घुसा हुआ है, तो ये सिक्किम को जो है, ये पहले नहीं था हमारे भारत में, जब इसको भारत में विलय किया गया तो उसको संसद के विधि द्वारा क्या किया गया था, भारत के नागरिकों को बनाने का सुनिश्चित किया गया, ठीक ठीक है। यह हमारे अनुच्छेद 11 के अनुसार संसद को शक्ति प्राप्त है, जिस कारण से इनको हमारे भारत में मिला लिया गया था। तो बताइए ये चीजें आपको समझ में आ गया होगा कि राज्य क्षेत्र कैसे अर्जन करने से कोई कोई देश से कोई राज्य क्षेत्र को क्या कर लिया जाए, अधिग्रहित कर लिया जाए, या फिर हमारे भारत में सम्मिलित कर लिया जाए, किसी भी कारणों से सम्मिलित कर लिया जाए, तो वहाँ के रह रहे लोगों को भारत में क्या है, हमारे संसद के द्वारा जो विधि निर्धारित किए गए हैं, उस विधि के द्वारा क्या कर लिया जाएगा, उसको हमारे भारत का नागरिक बना दिया जाएगा। क्या आपको बात इतनी समझ में आ गया होगा? तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं ऐसा कि जैसे कोई भी राज्य क्षेत्र है अदर देश से, कोई भी भारत राज्य क्षेत्र के बाहर का कोई नया राज्य क्षेत्र, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, कोई नया कोई नया राज्य क्षेत्र जो भारत में क्या, कोई नया राज्य क्षेत्र भारत के राज्य क्षेत्र में सम्मिलित किया गया हो, भारत के राज्य क्षेत्र में क्या किया गया हो, राज्य क्षेत्र में सम्मिलित किया गया हो, तो उसको क्या कहेंगे, उसको क्या करेंगे, जो वहाँ वहाँ पे जो, जैसे कि ये हमारा भारत है, इसको बढ़ा करके कहाँ पे, चीन से ऐसे थोड़ा सा क्या कर लेंगे, ये चीन से यहाँ का ऐसे राज्य हम ले लेंगे, तो जो यहाँ पे ये राज्य क्षेत्र को क्या कर लिया गया, भारत में सम्मिलित कर लिया गया। तो यहाँ जिसको सम्मिलित किया गया है ना, तो यहाँ पे तो कुछ लोग रह रहे होंगे, तो यहाँ पे जो रह रहे होंगे, यहाँ के लोगों को क्या कर दिया जाएगा, हमारे जो संसद द्वारा क्या किया गया है, विधि बनाया गया है, ये संसद के विधि द्वारा जो है यहाँ के नागरिकों को हमारे भारत का नागरिकता देने का जो है इनके पास नियम है, उस नियम के अनुसार यहाँ पे नागरिकता उनको मिल जाएगा। क्या आपको इतनी बात समझ में आई? यदि आपको बात समझ में आ गई है तो आप हमें कमेंट करके बताएं कि समझ में आ रहा है, और क्लास मज़े आ रहे हैं तो क्लास को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब पहले कर लें, ताकि आपको आगे की क्लासेस जो है नोटिफिकेशन के थ्रू मिल जाया करेगा। तो ये रहा हमारा यहाँ तक का जो नागरिकता वाली बात रही है, नागरिकता का जो चैप्टर रहा है, यहाँ पे समापन होता है। अब हम आगे बढ़ेंगे और क्या पढ़ने वाले हैं, तो हम मौलिक अधिकार के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे दोस्त? तो हम मौलिक अधिकार के बारे में पढ़ेंगे अब। तो चलिए, मौलिक अधिकार, जो हमारा आज का चैप्टर है वो क्या है, मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार, इसको क्या बोलते हैं, मूल अधिकार भी बोलते हैं, मूल अधिकार भी बोलते हैं, और ये इसको अंग्रेजी में हम बोलते हैं फंडामेंटल राइट्स।
फंडामेंटल क्या है, राइट्स है। ठीक है, तो फंडामेंटल राइट्स के बारे में आज क्या करेंगे, हम आपसे डिस्कशन करने वाले हैं। तो बताइए, मौलिक अधिकार के बारे में आप क्या जानते हैं, क्या है ये, कैसा है, क्यों आया हमारे संविधान के शब्द में, बताइएगा, कहाँ से लिया गया है। यदि आप कंटिन्यू क्लासेस देखते हैं तो आपको एक एक चीजें पॉइंट टू पॉइंट समझ में आ जाया करेगा। यदि आप क्लासेस अब्सेंट करते हैं, नुकसान आपका है, सिलेक्शन आपका कैंसिल होगा। ये आपके ऊपर जिम्मेदारी है कि आपको क्लास पूरा देखना है या छोड़ के भाग जाना है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। यदि आप आधा अधूरा देखेंगे, आधे में भाग जाएंगे, आपका सिलेक्शन अधूरा रह जाएगा, आप सिलेक्शन से भी बाहर हो जाओगे। तो इस चीज को आपको विशेष ध्यान रखना है कि आपको क्लास में कंटिन्यू बराबर लास्ट तक बना रहना है और धैर्य रखना है। क्या धैर्य रखना है पढ़ाई के साथ साथ। पहले तो आप पढ़ें, उस चीज को रिवीजन करें। रिवीजन के लिए मैं बता दूं आपको, आप बोलोगे सर पीडीएफ, तो मैं आपको रिवीजन के लिए बता दूं कि आप रिवीजन के लिए क्या कर सकते हैं। जो रिवीजन के लिए आप दोबारा से वीडियो को देखें, रोक रोक के देखें। आपको तो ये रिवीजन ही मान लीजिए कि आपको मैं वैसे भी रिकॉर्डेड देता हूँ, अभी लाइव तो है नहीं, तो ये रिकॉर्डेड ही दे रहा हूँ। तो आप इसमें क्या कर सकते हैं कि इसको रोक रोक के आप दोबारा पुनः से पढ़ें, अपने कॉपी में नोट्स बनाएं, उसको पढ़ें। यदि आपको नोट्स बनाने की समय नहीं है तो आप वीडियो को दोबारा हेडफोन लगा के या फिर कुछ भी लगा के आप दोबारा से इसको देखेंगे, आपका रिवीजन हो जाएगा। आप 1.5 गुना 2 गुना स्पीड में भी इसको आप देख सकते हैं, जिससे पीडीएफ से क्या होता है, आपको लिखा लिखा है, मान लीजिए उसको मैं शॉर्ट में लिख दिया हूँ, मैं जिसको बोला हूँ उसको नहीं लिखा हूँ, तो क्या वो आपको मिल जाएगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा। तो पीडीएफ क्या होता है, पीडीएफ में समझ में भी नहीं आता। और यदि आप वीडियो से दोबारा देखते हैं तो आपको मेरी आवाज जो है आपको दोबारा से आपके कानों तक जाएगा, आपको ज्यादा रिवीजन होगा। और यदि जो चीज मैं बोल रहा हूँ उसको आप अपने कॉपी में लिख लेंगे तो आप आपसे ज्यादा फिर अच्छा और कोई तैयारी नहीं कर सकता है, ये आप मान लीजिए। और यदि आप आधे में छोड़ के भाग रहे हैं तो फिर आपको कोई नहीं बचा सकता, किससे? सिलेक्शन में बाहर होने से। तो इस चीज़ों का आप क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे। तो चलिए आज हम अपना जो है मौलिक अधिकारों के बारे में चर्चा करेंगे। तो मौलिक अधिकार किस में दिया गया है, तो ये संविधान के किस में दिया गया है, भाग किस में, कौन से भाग में, तो भाग 3 में। किस में दिया गया है, तो भाग 3 में क्या दिया गया है, फंडामेंटल राइट्स दिया गया है, जिसके बारे में आज हम आपसे चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं ये बता दूं कि ये मौलिक अधिकार क्या होता है। मौलिक अधिकार वह अधिकार है जो संविधान में उल्लिखित वे अधिकार हैं जो व्यक्ति के, कौन कौन से, भौतिक तरीके से, जैसे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, यहाँ पे लिखते भी जाऊंगा, आपको अच्छे से दिखेगा, समझ में आएगा। जैसे इसमें वह अधिकार होते हैं जिसमें भौतिक तरीके से, कैसे भौतिक तरीके से, जो सामाजिक हो गया, सामाजिक हो गया, आर्थिक हो गया, आर्थिक हो गया और राजनीतिक हो गया। क्या? राजनीतिक हो गया। तो ये जो होते हैं, ये सब चीज़ों में जो स्वतंत्र करने का जो अधिकार है, जो आपके खुद के अधिकार हैं, सामाजिक पे क्या अधिकार है, क्या आर्थिक पे है, क्या नागरिक पे है, नागरिकता पे है, राजनीतिक में है, सॉरी, राजनीतिक पे है, जो अधिकार है उसको क्या कहा जाता है, मौलिक अधिकार कहा जाता है। ये मौलिक अधिकारों को किसमें, हमारे संविधान में जो है, संविधान में मौलिक अधिकारों को कहाँ से कहाँ तक दर्शाया गया है, तो संविधान में हमारे मौलिक अधिकार को अनुच्छेद 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 कहाँ से, 12 से लेकर के आपको 35 तक क्या किया गया है, दर्शाया गया है। कहाँ से कहाँ तक? अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक आपको क्या किया गया है, दर्शाया गया है। किसमें? भारतीय संविधान में जो है मौलिक अधिकार को अनुच्छेद 12 से 35 तक क्या किया गया है, दर्शाया गया है। इसमें जो है पूरी विस्तृत जानकारी दी गई है, जिसके बारे में हम आपसे आगे पढ़ेंगे। तो ये चीज आपको पहले बेसिक होना चाहिए कि पहले आपका क्वेश्चन यहीं से आ सकता है कि मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक दर्शाया गया है। तो आपको
आपको बिल्कुल याद रखना है कि ये जो है अनुच्छेद कहाँ से 12 से 35 तक क्या किया गया है, दर्शाया गया है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं संविधान के भाग 3 को, जो ये हमारा भाग 3 है, इसको क्या कहा जाता है, तो यहाँ पे मैं आपका लिख देता हूँ। संविधान के भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। संविधान के भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मैग्ना कार्टा कहा जाता है। किसको, भाग 3 को, भारत के संविधान के भाग 3 को क्या कहा जाता है, तो मैग्ना कार्टा कहा जाता है। क्या आपको इतनी बातें समझ में आ गया होगा, बताइए इतनी बातें आपको समझ में आई है तो आप कमेंट करें। कमेंट जरूर किया करें मेरे दोस्त, तभी तो आपको समझ में आएगा, हमको समझ में आएगा कि आप क्या सोच रहे हैं, क्लास के बारे में क्या देख रहे हैं, क्या समझ रहे हैं। तो इस चीज़ के विषय में आप कमेंट जरूर किया करें। कमेंट बॉक्स इसीलिए बना हुआ है कि अपने डाउट को हमारे साथ शेयर करें कि आपको क्या समझ नहीं आया, क्या कमी लग रही है, क्या अच्छा है। तो इस चीज़ के विषय में आप अपना जो है फीडबैक हमें ज़रूर दिया करें। ठीक है, तो उससे हमको समझ में आएगा कि आपके लिए क्या अच्छा करना चाहिए, कैसा आपको बताना चाहिए। वैसे मैं अपने हिसाब से, अपने तरीके से आपके लिए एक भी चीज़ें छोड़ नहीं रहा हूँ। चाहे आप कोई सा भी एग्ज़ाम देंगे, यहाँ से क्वेश्चन आपका फंस नहीं फंसना है। ठीक है, मैं एक एक पॉइंट टू पॉइंट आपको बताते जा रहा हूँ, तो इस चीज़ को आप विशेष ध्यान रखा करें। तो संविधान के भाग 3 को क्या कहा जाता है, भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया। ठीक है, यहाँ पे मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ इसको, क्योंकि इम्पोर्टेंट है, कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है। तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ। संविधान के भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। क्या आपको इतनी बात समझ में आई, बिल्कुल आपको इतनी बात समझ में आ गया होगा। संविधान सभा के गठन योजना प्रस्तुत करने वाले कैबिनेट मिशन कब 1946 द्वारा सुझाव दिया गया था कि मूल अधिकारों तथा अल्पसंख्यकों के अधिकारों की अनुशंसा करने के लिए एक समिति का गठन किया जाए। जो कम मात्रा में लोग हैं उनके लिए क्या किया जाए, अधिकारों में अनुशंसा करते हुए एक समिति का क्या किया जाए, गठन किया जाए। जिसके फलस्वरूप संविधान सभा ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में, जब संविधान सभा का क्या हो गया, गठन हो गया, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में क्या, एक परामर्शदात्री, ठीक है, एक परामर्शदात्री समिति का क्या किया गया, गठन किया गया था। किसके अध्यक्षता में किया गया था, तो यहाँ पे क्या किया गया था, मूल अधिकारों के लिए क्या किया गया था कि जो है कैबिनेट मिशन के सुझाव दिया गया था। इसका मौलिक अधिकार कैसे लाया गया, मैं इस चीज़ को बता रहा हूँ आपको कि जो संविधान सभा के जब गठन हुआ था, तो गठन जब संविधान सभा का क्या हुआ, गठन हुआ, तो गठन के समय कब, 1946 में कैबिनेट मिशन, क्या कैबिनेट मिशन 1946, कैबिनेट मिशन कौन सा, 1946 में कैबिनेट मिशन 1946 द्वारा क्या किया गया, एक सुझाव दिया गया था। क्या किया गया था, 1946 द्वारा सुझाव दिया गया था कि मूल अधिकारों तथा जो मूल अधिकार है तथा अल्पसंख्यकों के अधिकार, जो कम संख्या के लोग हैं उनके लिए एक जो अधिकार हैं उनकी अनुशंसा के लिए एक समिति का बैठक किया जाए, समिति का गठन किया जाए। तो इसमें जब समिति का गठन किया गया, तो उसमें जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल, कब, संविधान सभा ने सरदार वल्लभ भाई पटेल के अध्यक्षता में
परामर्शदात्री समिति का क्या किया था, गठन किया था। कौन? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। सरदार वल्लभ भाई, सरदार वल्लभ भाई पटेल, किसके? सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा क्या किया गया था? परामर्शदात्री समिति का क्या किया गया था, गठन किया गया था इनकी अध्यक्षता में। इनकी अध्यक्षता में, सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में क्या किया गया था? परामर्शदात्री, परामर्शदात्री, परामर्शदात्री किसका? समिति का। परामर्शदात्री समिति था जिसका क्या किया गया था, गठन किया गया था इनकी किसमें? अध्यक्षता में। इनकी अध्यक्षता में क्या किया गया था? परामर्शदात्री समिति का गठन किया गया। इसके पश्चात क्या था कि जेबी कृपलानी और जेबी कृपलानी जी की अध्यक्षता में मूल अधिकार तथा एच.सी. मुखर्जी की अध्यक्षता में अल्पसंख्यकों के अधिकारों का क्या किया गया था? सुझाव करने के लिए उप समितियों का गठन किया गया था। इन्होंने क्या किया गया? परामर्शदात्री का क्या किया गया? दोनों के लिए। किसके लिए? तो एक मूल अधिकारों के लिए और एक अल्पसंख्यकों के अधिकारों के लिए सुझाव करने के लिए जो है, दोनों के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा परामर्शदात्री समिति का क्या किया गया था? गठन किया गया था। इसके पश्चात क्या किया गया? तो इसके पश्चात दो आते हैं जो कौन कौन थे? तो एक थे जेबी कृपलानी, जेबी कृपलानी, जेबी कृपलानी द्वारा किसका? तो जेबी कृपलानी द्वारा जो है मूल अधिकारों के लिए, किसके? मूल अधिकारों के लिए। जेबी कृपलानी द्वारा मूल अधिकारों के लिए। और इसके बाद जो है एच.सी. मुखर्जी, एच.सी. मुखर्जी जो थे, इनके द्वारा किसका? तो इनके द्वारा जो है अल्पसंख्यकों के अधिकार, अल्पसंख्यकों के अधिकारों के लिए क्या किया गया था? तो इनके अधिकारों के लिए एक उप समिति का क्या किया गया था? उप समिति का गठन किया गया था। क्या किया गया था? उप समिति का गठन किया गया था। ठीक है। तो इसमें जो है परामर्शदात्री तथा उप समितियों के सिफारिश में जो है, अब ये जो परामर्शदात्री है और ये उप समिति है, इनके अधिकार पर संविधान के मूल अधिकारों को क्या किया गया? शामिल किया गया था। ये परामर्शदात्री और ये दोनों जो हैं, इनके परामर्शदात्री और उप समिति, इनके सहयोग द्वारा ही क्या किया गया था? मूल अधिकारों के क्या किया गया था? अधिकारों को शामिल किया गया था। मूल अधिकारों को क्या किया गया था? इन दोनों के द्वारा ही परामर्शदात्री समिति और उप समिति का गठन। जो उप समिति परामर्शदात्री का, यही ये परामर्शदात्री का ही उप समिति था। किसका? परामर्शदात्री का ही उप समिति था, जिसके अध्यक्ष कौन थे? तो ये अध्यक्षता कौन कर रहे थे? तो जेबी कृपलानी और एक दूसरा कौन कर रहे थे? तो एच.सी. मुखर्जी। एच.सी. मुखर्जी किसका अध्यक्षता किए थे? तो एच.सी. मुखर्जी किए थे अल्पसंख्यकों के अधिकारों का जो है अध्यक्षता किए थे। और जेबी कृपलानी जी ने मूल अधिकारों का जो है क्या किए थे? अध्यक्षता किए थे, उप समिति के अध्यक्षता किए थे। तो ये जब दोनों उप समितियों का गठन किया गया, जो ये परामर्शदात्री समिति के ही मूल वो जो है उप समिति थे। ठीक है। तो जब इन दोनों के सहयोग से ही फिर क्या किया गया? तो मूल अधिकारों को शामिल किया गया था हमारे संविधान में। बताएं, इतनी बात आपको समझ में आई? यदि बातें समझ में आई है तो क्लास को लाइक करते चला करा करें। तो यह चीजें आपको समझ में आ गया होगा। मूल अधिकारों को यह नाम इसलिए दिया गया क्योंकि इन्हें संविधान द्वारा गारंटी और सुरक्षा प्रदान करना था। ठीक है। मूल अधिकारों को यह नाम मूल अधिकार इसलिए दिया गया था क्योंकि संविधान द्वारा गारंटी से इनका क्या करना था? सुरक्षा प्रदान करना था, और प्रदान किया भी गया था। ये मूल इसलिए भी हैं क्योंकि ये व्यक्ति के बहुमुखी विकास, जैसे भौतिक, बौद्धिक, नैतिक एवं आध्यात्मिक के लिए आवश्यक है। मतलब आपको समझ में आया? इनके भौतिक मतलब फिजिकल, बौद्धिक मतलब दिमागी, ये सब चीज़ों के लिए क्या है?
ये बहुत ज़्यादा बहुमुखी विकास के लिए, इनके जो विकास के लिए है, लोगों के विकास के लिए बहुत ज़्यादा क्या है आवश्यक है, इसलिए इन्हें क्या किया गया था, इन्हें सुरक्षा प्रदान करने के लिए जो है संविधान में सुरक्षा प्रदान की गई है। ठीक है, तो इतनी बातें आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। अब हम जो भारतीय संविधान के मूल विशेषताएं हैं, मूल अधिकार की विशेषताएं हैं, इनके बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे। मैं आपको बता दूं, मूल अधिकार एक ऐसा अधिकार आपका है, ये जो मूल अधिकार है, या फिर इसको हम मौलिक अधिकार कहते हैं, क्या कहते हैं, चलो मूल अधिकार ही लिख लेते हैं, मूल अधिकार। मूल अधिकार तो ये कैसा है, इसको आप, आपका जो मूल अधिकार है, जितने आपको अधिकार दिए गए हैं वो मूल अधिकारों का यदि कभी भी किसी तरीके से कोई हनन करता है, तो उसके लिए आप डायरेक्ट कोर्ट पर जा सकते हैं। आप जो है सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, आप हाई कोर्ट जा सकते हैं। यहाँ पे आप डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, इसके द्वारा, इसके विषय में जो है, जो जो हनन था उस विषय में, उस इकाई के विषय में आप जो है अपील कर सकते हैं। तो ये होता है आपका मूल अधिकार, ऐसा आपको संविधान में अधिकार दिया गया है। ठीक है, भारतीय जो मूल संविधान है, इसके कितने हैं, इसके मूल अधिकार कितने पे दिए गए थे आपको, तो ये जो भारतीय संविधान में आपको मूल अधिकार 7 दिए गए थे। भारतीय संविधान में कितने दिए गए थे मूल अधिकार, तो मूल अधिकार आपको आपको 7 दिए गए थे, 7 दिए गए थे। ठीक है, गए थे मतलब अभी कितने हैं, अभी तो कुछ कम हुआ होगा या ज़्यादा हुआ होगा। ठीक है, वर्तमान में कितने हैं, तो वर्तमान में जो है, वर्तमान में आपका 6 है। एक क्या हुआ है, कम हुआ है। कौन सा कम हुआ है, तो मैं आपको आगे बताऊंगा कौन सा कम हुआ है। इसमें संपत्ति का अधिकार कम हो गया है। कौन सा हो गया है, संपत्ति का अधिकार क्या हो गया है, कम हो गया है। तो इसमें वर्तमान में कितने हैं, वर्तमान में 6 मूल अधिकार हैं। इस चीज को आपको विशेष ध्यान रखना है। इसको कब हटाया गया था, तो इसको हटाया गया था आपके 44वें संविधान संशोधन। कौन से 44वें संविधान, 44वें संविधान संशोधन, 44वें संविधान संशोधन कौन सा, 1978। 1978 द्वारा क्या किया गया था, संपत्ति के मूल अधिकार को, जो संपत्ति का अधिकार है, कौन सा, यहाँ पे लिख देता हूं, संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, इसको क्या किया गया था, हटा दिया गया था। क्या कर दिया गया था, यहाँ से हटा दिया गया था। तो अब हमारे पास कितने मूल अधिकार हो गए, तो अपने पास हो गए थे कुल 6, वर्तमान में हो गए हैं, कितने हो गए हैं, 6 हो गए हैं। इसको हटाया गया था कहाँ से, अनुच्छेद 19(1)(4) से। वह इसमें इसको शामिल किसमें के कर दिया गया था, इसको अनुच्छेद कहे से हटाया गया था, अनुच्छेद 31(4), अनुच्छेद, सॉरी ये मैंने 31 लिख दिया बाई मिस्टेक, अनुच्छेद 19(1)(4) से। ठीक है, या फिर अनुच्छेद 31, अनुच्छेद 31, ये दोनों जगह से हटा करके इसको काहे में कर दिया गया था, तो अनुच्छेद, अनुच्छेद 300 में इसको क्या कर दिया गया था, ऐड कर दिया गया था, अनुच्छेद 300 का में, किसमें, अनुच्छेद 300 का में इसको क्या कर दिया गया था, ऐड कर दिया गया था, और इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया था। इसको क्या बना दिया गया, तो इसको कानूनी अधिकार क्या बना दिया गया, कानूनी अधिकार बना दिया गया, कि इसमें कानूनी अधिकार द्वारा आपका हक होगा, यदि आपको चाहे तो शासन इसको सरकार आपसे ले सकता है, कुछ इसको कानूनन अधिकार के द्वारा। ठीक है, इसको आपसे ले भी सकता है, ये आपका ही है, लेकिन इसको यदि शासन चाहे तो आपको देना पड़ेगा इसको
इसलिए यहाँ से आपके जो है मूल अधिकार से क्या कर दिया गया था, हटा दिया गया था। कब? यदि आपको जमीन नहीं देते तो जैसे कोई सा भी कंपनी बैठता है या फिर कुछ भी, तो वो सब भारत के जो है विकास में दिक्कतें आते, कंपनियों का विस्तार नहीं हो पाता, भारत में जो है क्या इकोनॉमिक का दिक्कत होने लग जाता है। इसलिए इसको क्या किया गया था, 1978 में इसको क्या किया गया, संशोधन, संविधान संशोधन करके जो है आपके मूल अधिकार से संपत्ति का अधिकार हटा करके अनुच्छेद 300 कम ऐड कर दिया गया, जिसको कानूनी अधिकार बना दिया गया है। बताइए, इतनी बातें आपको समझ में आ गया होगा। मैं इसकी कुछ विशेषता बता देता हूँ। इसके कुछ विशेषताएं हैं, जैसे कि मूल अधिकार की विशेषता यह है कि आप जैसे इसको, यह क्या है, न्यायोचित है। न्यायोचित का मतलब आपको बता दूं कि न्यायोचित इन अधिकारों को हनन पर क्या किया जा सकता है, न्यायालय जाया जा सकता है। जो आपके जो 6 मूल अधिकार हैं, जो आपको कितने 6 मूल अधिकार दिए गए हैं, कितने 6 मूल अधिकार, जो ये 6 मूल अधिकार दिए गए हैं, इनके हनन पर आप क्या कर सकते हैं, कोर्ट में जा करके याचिका दायर कर सकते हैं कि आपके अधिकारों पर क्या किया गया है, इन अधिकारों पर हनन किया गया है। आप चाहें तो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, आप चाहें तो हाई कोर्ट जा सकते हैं। ठीक है, डायरेक्ट यहाँ पे आप इनके बारे में अपील कर सकते हैं यदि आपके मूल अधिकार पर कोई हनन किया है। तो इसकी क्या है, मूल अधिकार की एक विशेषता है। और दूसरी चीज क्या है कि मूल अधिकारों को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, जो सुप्रीम कोर्ट है, इसके द्वारा क्या किया गया है, गारंटी के साथ सुरक्षा दी गई है। गारंटी दी गई है कि ये आपका मूल अधिकार है, और इसमें सुरक्षा भी दी गई है। इसकी सुरक्षा भी करेंगे मूल अधिकार का। यदि आपके मूल अधिकार का कोई हनन करता है तो आपको क्या कर सकते हैं, आप वहां पे जाके सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट पर केस दायर कर सकते हैं, आपके विषय में जरूर सुना जाएगा। ठीक है, तो ये मूल अधिकार की क्या है, विशेषता है। ठीक है, और मूल अधिकार की मूल अधिकार क्या है, असीमित नहीं है। मूल अधिकार कितने हैं, 6 ही हैं। राज्य द्वारा युक्त निर्बंधों को आधार पर इसको सीमित किया जा सकता है। राज्य के द्वारा जो है इसको, जैसे अपना संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया है, तो वैसे इसको किया जा सकता है, लेकिन अभी इसको पूर्णतः सुरक्षित किया गया है। इसके विषय में आप कोर्ट में केस कर सकते हैं, आप क्या न्यायालय में याचिका दायर कर सकते हैं इसके विषय में, यदि आपसे कोई मूल अधिकारों को क्या करता है, छीनता है। तो चलिए हम इसके बारे में देख लेते हैं। यह अधिकार जो है, इसकी विशेषता एक ये भी है कि यह अधिकार क्या है, स्थायी नहीं है। यह संसद अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संशोधन की शक्ति से माध्यम से घटा बढ़ा भी सकती है। मैंने आपको बताया कि इसको क्या कर सकता है, शासन घटा बढ़ा भी सकता है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ताकि आपको थोड़ा आंखों से देखेंगे लिखा हुआ तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो ये जो है मूल अधिकार आपका क्या है, मूल अधिकार न्यायोचित है। क्या है, न्यायोचित है। इसको आप यदि न्यायोचित है, इसके हनन पर, आप न्यायालय जा सकते हैं। इसके हनन पर आप न्यायालय जा सकते हैं। दूसरी बात आपको मैंने बताया कि मूल अधिकारों को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, मूल अधिकारों को सर्वोच्च न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट द्वारा क्या किया गया है, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इसको गारंटी दिया गया है व सुरक्षा दिया हुआ है, सुरक्षा दिया गया है। ठीक है, गारंटी व सुरक्षा दी जाती है। ठीक है, लेकिन आपको मैं बता दूं कि यह अधिकार स्थायी नहीं है। ये जो अधिकार है, ये भी एक डाउटफुल है कि यह अधिकार स्थायी नहीं है। अधिकार यह मूल अधिकार जो है क्या है, स्थायी नहीं है।
स्थायी नहीं है। इसको क्या कर सकती है, तो इसको जो है अर्थात संसद द्वारा संसद अनुच्छेद अनुच्छेद किसके 368 के तहत, किसके 368 के तहत, अनुच्छेद 368 के तहत इसको क्या कर सकता है, संविधान संशोधन की शक्ति से, किससे, संविधान संशोधन की शक्ति से घटा या बढ़ा सकती है, घटा बढ़ा सकती है। बताइए, इतनी बातें आपको समझ में आ गया होगा। तो ये चीजें आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, इसको भूलना नहीं है। ये अनुच्छेद 368 तो आपको याद रखना ही है कि संसद किसकी शक्ति से, संसद 368 की शक्ति से हमारे जो है मूल अधिकारों को क्या कर सकता है, ये संविधान नॉर्मल तरीके से नहीं, संविधान संशोधन की शक्ति से, किससे, संविधान संशोधन की शक्ति से अनुच्छेद 368 के तहत क्या कर सकती है, तो हमारे मूल अधिकारों को घटाया बढ़ाया जा सकता है। क्या बताइए, आपको इतनी बातें समझ में आ गया होगा? बिल्कुल, आपको इतनी बातें समझ में अच्छे से आ गया होगा। तो अब हम देख लेते हैं कि हमारे यहाँ पे थोड़ी एक चीज नोट करके आप लिख लेंगे। नोट नोट में ये लिखना है, पैसा नहीं लिखना है, कि 1931 के कराची अधिवेशन में सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में कांग्रेस ने एक घोषणा पत्र में मूल अधिकारों की मांग की, जिसका प्रारूप जो है क्या किए थे, जवाहरलाल नेहरू द्वारा बनाया गया था। तो इसका प्रारूप, मूल अधिकारों का जो प्रारूप था, किसके द्वारा बनाया गया था, तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा बनाया गया था। तो इसको थोड़ा सा आप लिख लेंगे, 1931 के कराची अधिवेशन में कराची अधिवेशन में सरदार वल्लभ भाई पटेल पटेल की अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में कांग्रेस ने एक घोषणा पत्र में मूल अधिकारों की क्या की, मांग की। मूल अधिकारों की मांग की, जिसका प्रारूप जवाहरलाल नेहरू द्वारा क्या किया गया, बनाया गया, जिसका प्रारूप जिसका प्रारूप जवाहरलाल नेहरू द्वारा बनाया गया। बताइए, इस चीज को बिल्कुल आप ध्यान रखेंगे कि इसका प्रारूप, जो मूल अधिकार का प्रारूप था, वो कौन बनाया था, तो वो जवाहरलाल नेहरू द्वारा बनाया गया था। इसकी जो है मांग किसने की थी, तो ये 1931 के कराची अधिवेशन में सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा कांग्रेस की अध्यक्षता में कांग्रेस ने एक घोषणा पत्र के द्वारा क्या किया था, घोषणा पत्र के द्वारा इसको क्या किया गया था, तो मूल अधिकारों की मांग की गई थी। बताइए, इतनी बात आपको समझ में आई होगी? बिल्कुल। अब आगे देखते हैं हमारे कि वह वर्णित
संविधान में वर्णित मूल अधिकार कौन कौन है? संविधान में हमारे कौन कौन से मूल अधिकार हैं? संविधान में वर्णित मूल अधिकार, ठीक है। इसको देखते हैं तो कौन कौन से हैं, चलिए आइए आप हम देखते हैं। तो इसमें है आपका पहला समानता का अधिकार। पहला कौन सा है? समानता का अधिकार। क्या है? समानता का अधिकार। ये अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है? तो ये है अनुच्छेद अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 14 से 18। कहाँ से कहाँ तक है? 14 से 18, ठीक है। फिर आता है हमारा दूसरा दूसरा आपका आता है कौन सा? स्वतंत्रता का अधिकार। ये कहाँ से कहाँ तक आता है? तो अनुच्छेद 19 से 22 तक। कहाँ से कहाँ तक? अनुच्छेद 19 से 22 तक आता है। फिर आता है शोषण के विरुद्ध अधिकार। तीसरा कौन सा आता है? शोषण के शोषण के विरुद्ध अधिकार, ठीक है। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है वो कहाँ से कहाँ तक आता है? तो आपका आ जाएगा अनुच्छेद 23 से 24। फिर आता है आपका चौथा। तो चौथा कौन सा आता है? चौथा आता है आपका धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। ये कहाँ से कहाँ तक आता है? तो अनुच्छेद 25 से 28 तक। 25 से कहाँ तक? 28 तक। फिर आता है आपका पांचवा। पांचवा आता है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। ये कहाँ से कहाँ तक आता है? तो यह आपका आ जाएगा अनुच्छेद 29 से 30 तक। फिर आता है आपका छठवां। छठवां आ जाता है आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक किसका? उपचारों का अधिकार आ जाता है। ये कहाँ से कहाँ तक रहेगा आपका? तो ये अनुच्छेद 32 तक। कहाँ तक? 32 तक, ठीक है। यहाँ तक आपका कंप्लीट हो जाता है। जो हमारे ये टोटल क्या है अनुच्छेद हैं, इनमें 14 से 32 तक आपका मूल अधिकार दिया गया है। जो कि कौन कौन से अधिकार कौन कौन से अनुच्छेद में दिया हुआ है मैंने आपको यहाँ पे बताया। इसको आप जरा याद रखेंगे, ये आपको याद रखने की चीजें हैं। जैसे समानता का अधिकार, समानता का अधिकार संविधान में
कौन कौन से अनुच्छेद में कहाँ से कहाँ तक दिया गया है। तो इस विषय को बिल्कुल याद रखेंगे आप कि इसमें अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक दिया गया है समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार आपका दिया गया है, 19 से लेकर के 22 तक दिया गया है, और शोषण के जो है विरुद्ध अधिकार जो है आपको 23-24 में दिया गया है, 23 से 24 तक आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार दिया गया है। इसके बाद आता है आपका धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 25 से 28 तक दिया हुआ है। फिर आता है आपका सांस्कृतिक और शिक्षा का अधिकार आता है, जो शिक्षा संबंधी अधिकार आता है, जो अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक दिया हुआ है 29 से 30 तक। फिर 30 के बाद जो है क्या संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया हुआ है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है कहाँ से दिया गया है, तो अनुच्छेद 32 तक दिया गया है। बताइए, इतनी बातें आपको समझ में आ गया होगा, ये सारे चीजें आपको क्लियर हो गया होगा। अब चलिए हम थोड़ा सा अनुच्छेद किसके बारे में बात कर लेते हैं। तो अनुच्छेद 11 के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि अनुच्छेद 11 में क्या कहा गया है। किसमें? अनुच्छेद 11, मैंने आपको बताया था कि संसद के पास शक्ति है। क्या शक्ति है? अनुच्छेद 11 के अनुसार संसद के पास शक्ति है कि नागरिकता के अर्जन, समाप्ति और नागरिकता के संबंधित अन्य उपबंधों में परिवर्तन। संसद के पास ये शक्ति दिया हुआ है। मैंने आपको वो बताया था, पिछली क्लास में भी बताया था कि संसद के पास अनुच्छेद 11 के अनुसार शक्ति प्राप्त है कि नागरिकता के संबंधित जो उसको नागरिकता दिला सकता है, नागरिकता समाप्त कर सकता है। ठीक है, इस चीज के विषय में, मतलब नागरिकता परिवर्तन के विषय में क्या है, पूर्ण शक्ति प्राप्त है किसको? संसद को। किससे? अनुच्छेद 11 से। तो अनुच्छेद 11 मैंने आपको बता दिया था अच्छे से डिटेल में। ठीक है, तो इसको लिखवाने की आवश्यकता नहीं है, पुरानी क्लास में है। मैं आपको यहाँ पे बता दूं एक नोट करके। क्या नोट? नोट करके ये चीज याद रख लेंगे कि जो है अनुच्छेद 31 से अनुच्छेद, वहां पे 31 नहीं लिखवाया था ना, यहाँ पे आप देखेंगे ये 31 नहीं लिखवाया, डायरेक्ट अनुच्छेद 32 में क्या है आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो अपने अनुच्छेद 31 में था। अनुच्छेद 31 में क्या था? संपत्ति का अधिकार था। क्या था? संपत्ति का अधिकार। इसको क्या किया गया? यहाँ से हटा करके कहाँ जोड़ दिया गया? इसको यहाँ से हटा करके, हटाकर किस में जोड़ दिया गया? तो इसको जो है भाग 12 संविधान के संविधान के भाग 12 में कहाँ पर जोड़ दिया गया? तो अनुच्छेद 300, अनुच्छेद 3, सॉरी, अनुच्छेद 300, 300, 300 का में क्या कर दिया गया? जोड़ दिया गया। और क्या बना दिया गया? तो अनुच्छेद 300 का के तहत इसको कानूनी अधिकार बना दिया गया। इसको क्या बना दिया गया? तो इसको क्या बना दिया गया? इसको कानूनी अधिकार बना दिया गया। इसको क्या कर दिया गया? तो इसको कानूनी अधिकार बना दिया गया। ये अब आपका मूल अधिकार नहीं रह गया है। कानून के हिसाब से कि यदि आपको आपके जो संपत्ति है, आपके जो जमीन जायदाद है, इसको जो है शासन क्या कर सकता है? कानूनी तौर पर आपसे ले सकता है, और आपको उसके बदले कुछ ना कुछ जरूर देगा। ऐसा नहीं है कि वो फ्री में ले लेगा। कानूनी अधिकार के अनुसार से मैं बता रहा हूँ ना यहाँ पे आपको कि वो कानूनी अधिकार के हिसाब से क्या कर सकता है? आपकी संपत्ति को ले सकता है। इसमें आप रोक टोक नहीं कर सकते हैं। यदि आपको उसके बदले शासन कुछ दे रहा है तो उसको आपको स्वीकार करना पड़ेगा,
और ये शासन उसको ले सकता है और आपको उसको देना पड़ेगा। ठीक है। और यदि जब तक शासन यदि आपसे नहीं लेना चाहता, हाँ एक चीज मैं बता दूं कि आपका जो संपत्ति है उसमें क्या है, आप उसको बेच सकते हैं, किसी को दे सकते हैं, लेकिन एक चीज है कि कोई भी व्यक्ति आपसे छीन नहीं सकता है, आपकी संपत्ति को कोई छीन नहीं सकता है। आपका उसमें हक है, लेकिन शासन चाहे तो उसको आपसे ले सकता है, लेकिन उसके बदले में आपको कुछ ना कुछ दिया जाएगा, तभी वो आपसे लेंगे कानूनी अधिकार के अनुसार से। ठीक है। तो इसको जो है 300 का में अनुच्छेद 300 का में क्या कर दिया गया है, ऐड कर दिया गया है, जिसमें क्या है, अनुच्छेद 31 से जो संपत्ति का अधिकार है इसको हटा करके इसको कानूनी अधिकार बना दिया गया है। तो क्या आपको इतनी बात समझ में आ गया होगा? ये चीजें आप बिल्कुल इसको याद रखेंगे। ठीक है दोस्त। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा कि जो हमारे संवैधानिक उपबंध है उसमें जो है भारतीयों के लिए क्या अधिकार है, जो मूल अधिकार प्राप्त है, और जो विदेशी नागरिकों के लिए क्या मूल अधिकार प्राप्त हैं, इसके विषय में थोड़ा सा चर्चा कर लेंगे। तो चलिए हम स्लाइड दूसरा ले लेते हैं। तो इसमें जो है जो हमारा मूल अधिकार है इसमें संवैधानिक उपबंध क्या दिया गया है इसको थोड़ा सा देख लेंगे। संवैधानिक उपबंध क्या दिया गया है इसके विषय में थोड़ा देख लेंगे। संवैधानिक उपबंध ये है कि हमारे भारतीयों के लिए, भारतीय नागरिकों के लिए मूल अधिकार है, यहाँ पे लिख देंगे। केवल भारतीय नागरिकों के लिए, यहाँ पे हम लिख देंगे जो है प्राप्त मूल अधिकार, केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकार को प्राप्त मूल अधिकार मूल अधिकार एवं यहाँ पे जो है भारतीय भारतीय नागरिकों एवं विदेशियों के लिए मूल अधिकार। ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे। तो चलिए इस विषय में हम देखते हैं, तो इनके लिए कौन कौन सा है, और भारतीय और विदेशियों के लिए क्या क्या है। तो इसको हम थोड़ा सा यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं, तो इसको आप ध्यान देंगे। तो जो है हमारा भारतीयों के लिए जो है मूल अधिकार कौन कौन सा है। तो भारतीयों के लिए आपका मूल अधिकार है, तो पहला धर्म मूल वंश, पहला लिख देता हूँ धर्म मूल वंश, धर्म मूल वंश, मूल वंश के बाद आपका जाति लिंग, जाति लिंग जन्म स्थान के आधार पर, ये क्या है, जन्म स्थान के आधार पर, तो ये किसको दिया गया है, जो धर्म मूल वंश जाति लिंग जन्म स्थान के आधार पर किसको दिया गया है, तो ये केवल भारतीय नागरिकों को दिया गया है। और इनको जो है इनको विधि के समक्ष समता और विधियों का अधिकार दिया गया है। ठीक है। तो ये हो गया। दूसरा इनका अधिकार क्या है, पहले इनके बारे में देख लेते हैं, फिर उनके बारे में देखेंगे। दूसरा, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, क्या दिया गया, लोक नियोजन
लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। ठीक है, तीसरा इसमें क्या दिया गया है? तो तीसरा दिया गया है वाक स्वतंत्रता। क्या? वाक स्वतंत्रता और शांतिपूर्ण सम्मेलन होने, संघ बनाने, संचरण, निवास एवं वृत्ति की स्वतंत्रता। इसमें क्या दिया गया है? वाक स्वतंत्रता। आगे कौन कौन से अनुच्छेद में कहाँ कहाँ पर दिया गया है, ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। पहले यहाँ पे मैं आपको डिवाइड करके बता देता हूँ कि कौन सा अनुच्छेद किस में दिया गया है। ठीक है, सॉरी, कौन सा जो है अधिकार केवल भारतीयों के लिए है और कौन सा अधिकार भारतीय और विदेशी दोनों के लिए हो सकते हैं, तो वो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पे शांतिपूर्ण सम्मेलन होने, शांतिपूर्ण सम्मेलन होने तथा संघ बनाने, संघ बनाने के बाद आज आपका आ जाएगा क्या? निवास एवं वृत्ति की स्वतंत्रता। निवास एवं वृत्ति की स्वतंत्रता किस में दिया हुआ है? तो ये केवल भारतीयों के लिए है। ठीक है, और अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण दिया हुआ है इसमें। अल्पसंख्यक, जो अल्पसंख्यक वर्ग हैं, वर्गों के हितों के क्या है? संरक्षण किस में दिया हुआ है? तो ये भारतीयों के लिए है। फिर आपका पांचवा आ जाएगा क्या? शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का जो है अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। क्या? शिक्षण, शिक्षण संस्थाओं, शिक्षण संस्थाओं की स्थापना, की स्थापना और प्रशासन करने में, और प्रशासन करने में जो अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार दिया गया है। क्या दिया गया है? अल्पसंख्यक जो लोग हैं, अल्पसंख्यक लोग का क्या दिया गया है? इसमें अधिकार दिया गया है। क्या दिया गया है? अधिकार। तो इतनी बात आपको समझ में आ गया होगा भारतीयों के लिए। अब आता है भारतीय और उनके दोनों के लिए। तो ये वाला जो क्या होगा? ये भारतीय और विदेशी दोनों के लिए होंगे। तो अधिकार, तो कौन कौन से अधिकार दिया गया है? तो विधि के समक्ष समता। क्या दिया गया है? विधि के समक्ष समता। विधि के समक्ष समता का जो अधिकार है ये दोनों को दिया गया है। जो विधियों का समान संरक्षण होगा, जो और विधियों का समान संरक्षण, विधियों का समान संरक्षण जो है किसको दिया गया है? ये भारतीय और विदेशी दोनों को दिया गया। अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। क्या दिया गया है? अपराधों के लिए दोष सिद्धि का संरक्षण दिया गया है। ठीक है, और तीसरा क्या दिया गया है? तीसरा दिया गया है जीवन का अधिकार। किसका? जीवन का अधिकार। ये सभी के लिए है। किसके लिए? सभी के लिए, जो भारत के हैं या फिर भारत के बाहर विदेश के हैं, ये सबके लिए क्या है? हमारे भारत में अधिकार दिया गया है। शोषण के विरुद्ध अधिकार। कोई भी बाहर का व्यक्ति आता है उसका शोषण नहीं कर सकते। ठीक है, शोषण के विरुद्ध विरुद्ध अधिकार। तो ये सभी के लिए है, किसी का भी शोषण नहीं किया जा सकता। इसके विरुद्ध क्या है? स्वतंत्रता का अपने मूल मौलिक अधिकार में उपबंध दिया गया है। धर्म एवं संस्कृति की स्वतंत्रता का अधिकार।
धर्म एवं संस्कृति की स्वतंत्रता का क्या अधिकार। ये दिया गया है, ये सभी के लिए आपके जो है भारतीय और विदेशी दोनों के लिए क्या किया गया है, ये इतने सारे अधिकार दिए गए हैं और ये जो अधिकार हैं आपके केवल भारतीयों के हैं, ये अधिकार इनको विदेशियों को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये चीजें आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चर्चा कर लेते हैं किसके बारे में, तो अब हम चर्चा करते हैं आपके अनुच्छेद 12। अनुच्छेद 12 में राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है। राज्य शब्द के अंतर्गत कौन कौन से जो दिया गया, भारत का सरकार और संसद दिया गया है। चलिए इसमें जो अनुच्छेद 12 है इसके बारे में थोड़ा हम आपसे क्या कर लेते हैं, डिस्कशन कर लेते हैं। तो अनुच्छेद 12 किसको देख लेते हैं, अनुच्छेद 12। अनुच्छेद 12 में क्या कहा गया है, अनुच्छेद 12 में कहा गया है कि इसमें अनुच्छेद 12 में जो है राज्य को परिभाषित किया गया है, राज्य को परिभाषित किया गया है। क्या किया गया है अनुच्छेद 12 में, राज्य को परिभाषित किया गया है। कैसे राज्य को परिभाषित किया गया है कि राज्य के अंतर्गत पहले संसद, भारत सरकार एवं संसद, भारत सरकार एवं संसद, भारत सरकार एवं संसद। दूसरी बात क्या परिभाषित किया गया है कि प्रत्येक राज्य की सरकार एवं विधानमंडल, प्रत्येक राज्य की सरकार एवं विधानमंडल। तीसरी बात आपको क्या दिया गया है, तो भारत के राज्य क्षेत्र के अंदर अथवा भारत सरकार के नियंत्रण के अंतर्गत सभी स्थानीय एवं प्राधिकारी निकाय जो हैं, क्या है, तीसरी बात जो है अनुच्छेद 12 के अंतर्गत आएंगे, जो राज्य को परिभाषित करता है। ठीक है, तो ये सब चीजें क्या है में दिया गया। तीसरी बात भी लिख देता हूं कि भारत के राज्य क्षेत्र के अंदर, भारत के राज्य क्षेत्र के अंदर, भारत के राज्य क्षेत्र के अंदर अथवा भारत सरकार के नियंत्रण के अंतर्गत नियंत्रण के अंतर्गत सभी स्थानीय एवं अन्य प्राधिकारी, ये चीजें क्या किया गया है, राज्य को ऐसे परिभाषित किया गया है। उच्चतम न्यायालय के अनुसार, मैं बता दूं आपको, उच्चतम न्यायालय के अनुसार ऐसी निजी इकाई अथवा एजेंसी को भी परिभाषित, राज्य की परिभाषा के अंतर्गत शामिल किया गया है जो राज्य की संस्था के रूप में कर रहा हो। बात आपको समझ में आई, जो राज्य की संस्था के उसमें संस्था में कार्यरत कार्य के रूप में कर रहा हो, उसको क्या किया गया है, उच्चतम न्यायालय के अनुसार ये प्राइवेट संस्थाओं को भी यहाँ पे शामिल किया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 12 के अनुसार। जो मैं आपको बता दूं कि मूल अधिकार सामान्यतः राज्य के विरुद्ध उपलब्ध होते हैं। ठीक है, ये राज्य के विरुद्ध उपलब्ध होते हैं। इसकी जब मूल अधिकारों का हनन हो रहा हो तब इसके संबंध में न्यायालय को चुनौती दी जा सकती है। ये इसमें लिखा है, अनुच्छेद 12 में लिखा गया है। ठीक है, तो इस चीज को आपको बिल्कुल ध्यान रखना है।
मूल अधिकार जो है इसलिए मौलिक अधिकार कहलाते हैं क्योंकि इसका उल्लंघन की दिशा में सीधे न्यायालय में, उच्च न्यायालय में, किसमें, मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि अनुच्छेद 12 में लिखा गया है आपका कि मूल अधिकार, अनुच्छेद 12 में मूल अधिकार सामान्यतः राज्य के विरुद्ध उपलब्ध होते हैं। क्या होते हैं? राज्य के विरुद्ध उपलब्ध होते हैं। ठीक है, राज्य के विरुद्ध क्या होते हैं? उपलब्ध होते हैं। इसलिए जब मूल अधिकारों का क्या होता है? मूल अधिकारों का हनन कर रहा हो तो मूल अधिकारों से, जब मूल अधिकारों का हनन हो रहा हो, मूल अधिकारों का क्या हनन हो रहा है, तो जिस इकाई के विषय में हो रहा है तो इस इकाई का, अरे यार क्या हो रहा है, इस इकाई के विषय में क्या कर सकते हैं? न्यायालय में चुनौती दे सकते हैं, चुनौती दी जा सकती है। बताइए, अनुच्छेद 12 के आपको बातें समझ में आई? इसमें एक बात और कही गई है कि मूल अधिकार को इसलिए मूल अधिकार कहा जाता है, इसको ध्यान रखेंगे। मूल अधिकार को इसलिए मूल अधिकार कही जाती है क्योंकि इनके उल्लंघन पर सीधे उच्च न्यायालय अनुच्छेद किसके? अनुच्छेद 226 के अंतर्गत आप क्या कर सकते हैं? सीधे उच्च न्यायालय में जा सकते हैं, अनुच्छेद 226 के तहत, और उच्चतम न्यायालय जा सकते हैं आप अनुच्छेद 31 की तहत। किसके? 31 के तहत क्या कर सकते हैं? ये दोनों के तहत आप अपील कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? अपील कर सकते हैं। क्या आपको इतनी बात समझ में आई? यदि आपको समझ में आई है तो क्लास को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, यदि चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। इतनी बातें आपको जो है अनुच्छेद 12 के बारे में
समझ में आ गया होगा कि इसमें कहा गया है कि जो आपका मूल अधिकार है इसका कोई हनन नहीं कर सकता। इसके कोई हनन करते हैं तो इसको जो है आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट या न्यायालय में कहीं भी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं। उच्च हाई कोर्ट में अपील अनुच्छेद 226 के तहत कर सकते हैं। उच्चतम न्यायालय में आप अनुच्छेद 31 के तहत क्या कर सकते हैं, यदि आपके मूल अधिकारों का हनन हुआ है तो अपील कर सकते हैं। क्या आपको इतनी बातें समझ में आ गई होगी? बिल्कुल आपको समझ में आ गई होगी। अब हम देखते हैं आपके अनुच्छेद 13। अनुच्छेद 13 आपका क्या कहता है? तो ये मूल अधिकारों से संगत, असंगत तथा अल्पीकरण करने वाली विधियां बताता है। क्या? असंगत तथा अल्पीकरण करने वाली विधियां बताता है। तो क्या बताता है आपका अनुच्छेद 13? मूल अधिकारों से मूल अधिकारों से असंगत तथा अल्पीकरण करने वाली विधियां। क्या? अल्पीकरण करने वाली विधियां क्या बताती हैं? अल्पीकरण करने वाली विधियां बताती हैं। तो इसमें क्या बताती हैं? इसमें शामिल इकाइयों को अदालत में क्या की जा सकती है? चुनौती दी जा सकती है। यह मूल अधिकारों को हनन कर रहा हो, या जब वह क्या कर रहा हो? मूल अधिकारों का हनन कर रहा हो तो क्या किया जा सकता है? चुनौती दी जा सकती है। मूल अधिकारों से असंगत तथा उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां कौन कौन से हैं? तो मैं बता दूं आपको। अनुच्छेद 13 के उपखंड किसमें? 2 में, राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा जो भाग 3 के द्वारा क्या प्रदत्त मूल अधिकार में हस्तक्षेप करती हो। न्यायालय क्या है? अनुच्छेद 13 में कहा गया है कि न्यायालय ऐसा कोई सा भी विधि नहीं बनाएगा, असंगत ऐसा कोई सा भी विधि नहीं बनाएगा जो क्या है? मूल अधिकारों में हस्तक्षेप करती हो। इस खंड के उल्लंघन में बनाई गई प्रत्येक विधि जो है उल्लंघन की मात्रा तक शून्य कर सकती है, शून्य होगी। ठीक है, जो भी वो बनाएगा तो यदि इससे ज्यादा कोई उल्लंघन होता है तो इसको शून्य माना जाएगा। इसमें किस में कहा गया है? तो अनुच्छेद 13 में कहा गया है। क्या आपको इतनी बात समझ में आया होगा? ठीक है, और इसके जो है मूल स्तंभ, जो आधार स्तंभ है, मूल अधिकारों का आधार स्तंभ न्यायालयों को मूल स्तंभ तथा न्यायालयों को क्या देता है? शक्ति देता है। अनुच्छेद 13 क्या करता है? अनुच्छेद 13 जो है ये अनुच्छेद 13 जो है मूल अधिकारों को क्या देता है? आधार स्तंभ देता है। आधार स्तंभ मूल अधिकारों को क्या देता है? आधार स्तंभ तथा न्यायालयों को क्या देता है? शक्ति। न्यायालयों को क्या देता है? शक्ति देता है। क्या? अनुच्छेद 13। क्या आपको इतनी बात समझ में आई? ये जो है शक्ति देता है और यह मूल अधिकारों की क्या करता है? यह मूल अधिकारों की जो है रक्षा करता है। क्या करता है? मूल अधिकारों की, तो यह मूल अधिकारों की रक्षा करता है। क्या? अनुच्छेद 13। आपका अनुच्छेद 13 जो है आधार स्तंभ है किसका? मूल अधिकार का। मूल अधिकार को रक्षा प्रदान करता है और न्यायालयों को क्या देता है? शक्ति देता है इसकी क्या करने की? रक्षा करने की। ठीक है, तो इतनी बातें आपको समझ में आ गई होगी। तो बताएं आज की क्लास आपको कैसी लगी? तो आज के लिए हमारा इतना ही। आगे की क्लासेस जो है आपके साथ हम कल मिलेंगे, इसी जुनून के साथ मिलेंगे। कल हम क्लास को अपने आगे बढ़ाएंगे। तो बताएं आपको क्लास पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर किया करें क्लास को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग के वीडियो को, क्लास को देखें और पढ़ाई करें। ठीक है, और यदि आपको पूरी तैयारी अच्छे से करनी है तो आपको शुरू से लास्ट तक वीडियो में ज़रूर बना रहा करें, ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। ठीक है, और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर क्या करेंगे? सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।